नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न विदाउट हेजिटेशन में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले यह जान लें कि जो हमारा नाम है, दो टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है। तो यानी दो चर यानी एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो चर होंगे वो दो होंगे। रैखिक यानी कि उन चरों की जो घात होगी, यहाँ पर जो समीकरण होंगे उनमें जो चर हैं उनकी घात अधिकतम एक होगी। और युग्म यानी कि जो रैखिक समीकरण है वो एक से अधिक आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब है अगर दो चर हैं आपके तो उसमें समीकरण भी आपको दो ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपको जो रैखिक समीकरण होगा दो चर वाला वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर में क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, अब उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका अचर पद है उसको उस तरफ भी लिख सकते हैं। अगर वो माइनस का आ रहा है इधर तो आप उसको उधर लाके प्लस में कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, दो चर है इसमें और इनकी अधिकतम घात चरों की वो एक आ रही है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब घात 1 है इसकी, है ना। तो इसका मतलब है ये आपकी कौन सी समीकरण है, रैखिक समीकरण है। और ये दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, वो हमारे युग्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और युग्म को दर्शाते हैं कि हमारे रैखिक समीकरणों का युग्म है। ठीक, ऐसी भी समीकरण आपको देखने को मिल सकती है, जिसको x बराबर 2 भी हम लिख सकते हैं। x माइनस 0y, यानी कि जो y हमारा दूसरा चर है उसका जो गुणांक है वो 0 भी हो सकता है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 2, उसका मतलब भी वही है। ये दोनों भी क्या है, आपकी रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकती है समीकरण। व्यापक जो समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, वो कुछ ऐसा होता है व्यापक समीकरण। इनका व्यापक समीकरण ऐसा होगा, बराबर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जिसमें x होगा एक y होगा, दो चर हो गए और उनके गुणांक होंगे। अगर कुछ नहीं दिखेंगे तो उनको हम एक मानेंगे। यहाँ पर जो ए बी सी है वो क्या है, इनके गुणांक है। और ये कौन सी संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं। ए बी सी क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं, यानी कि बिलोंग्स टू आर है। ए बी सी किसमें संबंधित है, आर में। आर का मतलब है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और है कि जो आपका ए है उसका मान और बी उसका मान 0 नहीं हो सकता, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर का योग है वो आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएंगे तो फिर ये चर से गुणा होके वापस 0 हो जाएंगे। दोनों के दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हो सकता है x का गुणांक 0 हो या फिर y का गुणांक 0 हो, लेकिन दोनों का एक साथ जो गुणांक है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उनका जो योग है, दोनों का x और y के जो गुणांक है उनके वर्गों का योग कभी भी आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। अगर 0 प्राप्त होता है तो वो आपकी रैखिक समीकरण नहीं होगी, या दो चरों वाली रैखिक समीकरण नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि चर कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण लेंगे हम वो भी आपकी दो होंगी। बात करें तो जब एक चर होता है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक समीकरण की आवश्यकता होती है। जब दो चर हो तो उसके लिए हमें कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। अगर तीन चर हो तो उसके लिए हमें तीन समीकरणों की कम से कम आवश्यकता होती है। दो चरों के रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पे x और y क्या चर है, तो इस जो समीकरण है इसमें दो चर है तो इसके मान भी निकालने पड़ेंगे चरों के। तो दो चरों के मान, एक तो x का होगा, दूसरा y का होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो मान है वो इस समीकरण में रखने पर अगर बराबर 0 आ जाता है तब तो आपका मान ठीक है, अन्यथा गलत है। तो यानी कि जो x और y का आपका मान निकल के आएगा वो इस समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए। तो एक समीकरण तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, दो चर है तो हमें दो समीकरण लेंगे। एक नोट है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल, यानी कि इसका प्रत्येक हल, दो चर है तो एक x का हल होगा एक y का हल होगा।
तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं उसको, पहला x का दूसरा y का। तो जो प्रत्येक हल है इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। यानी जो हमारा समीकरण दे रखा है ये किसी रेखा के समीकरण, जो इससे संबंधित रेखा होगी उस रेखा के जो बिंदु होंगे उसी रेखा के बिंदु इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। जो हमारा समीकरण है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यह एक रेखा को भी निरूपित करता है। तो इस समीकरण का हल उस रेखा पर स्थित होगा, कोई बिंदु होगा, उस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है। तो अब देखते हैं जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसके जो युग्म है उसका व्यापक समीकरण किस प्रकार से होता है। समीकरण का व्यापक युग्म, व्यापक का मतलब होता है यहाँ पे यानी कि इसको बड़े से बड़े रूप में लिखना है, यानी कि उसी के जैसे सब कुछ जो हमारे समीकरण होंगे वो कुछ उसी प्रकार से दिखाई देंगे। युग्म का मतलब है दो या दो से अधिक, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्पेशल लिख रखा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे दो युग्म लेने हैं। तो आपका रैखिक समीकरण होना चाहिए और उनके दो युग्म आपको लेने हैं। तो हमारा व्यापक जो समीकरण होता है रैखिक समीकरण वो कुछ इस प्रकार से होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें इसी से हमारा जो युग्म है उसका भी व्यापक समीकरण उसी से आता है। उसमें आपको सिर्फ एक समीकरण दिखाई दे रही है, तो हमें इससे युग्म बनाना है, मतलब इससे दो समीकरण प्राप्त करनी है। यहाँ पे जो गुणांक है वो a b c है, ठीक है। a b है x और y गुणांक और c आपका अचर पद है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनको अलग अलग ले लेंगे। इस समीकरण से हमें व्यापक युग्म निकालना है, तो कैसे लिखेंगे उसको, इस प्रकार से लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका पहला समीकरण हो गया। अब युग्म है तो युग्म के लिए दो समीकरण होंगे, दूसरा हो सकता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका समीकरण है दोनों, ये क्या हो गए, जो रैखिक समीकरण है उसके व्यापक युग्म के समीकरण कुछ इस प्रकार से होंगे। यानी कि दो समीकरण आपको दिए होंगे जिनके गुणांक आपको अलग अलग मिलेंगे और अचर पद भी आपको अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका व्यापक युग्म है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको युग्म दिखेंगे समीकरणों के। यहाँ पर जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं, यानी कि किसमें से है, बिलोंग्स टू, ये आपका इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू या फिर संबंधित है, हिंदी में बोलते हैं संबंधित है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग टू, यानी कि संबंधित है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये किसमें से है, आपके r में से है। r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, आपके वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो उसको हम ऐसे हिंदी में लिखते हैं, उसके बजाय हमने इस चिन्ह को यूज कर लिया। गणित में यही फायदा है, लिखने कम पड़ता है। तो इस बिलोंग्स टू होता है ना, इसका मतलब है ये सभी किसमें है, r में है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप ऐसे लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसकी जगह आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। साथ ही जो आपका a1 हमने उसमें बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार यहाँ पर भी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं है तो फिर b1 b2 का स्क्वायर भी नहीं होगा, यानी कि b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ व्यापक जो युग्म है उनके उदाहरण देते हैं, फिर उनसे आपको समझाते हैं अच्छे से कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या क्या है ना। पहला एग्जांपल लिया हमने 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला समीकरण। ये आपका दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण आ गए, यानी कि आपका युग्म है, दो चर है यहाँ पर x y, इसमें भी x y, ठीक है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब घात इनकी सबकी एक है, किसी की भी घात दो नहीं है, स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है। तो आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है, युग्म है, ठीक है। ये एक क्या है, पूरा युग्म है, इस दोनों को हम बोलेंगे युग्म। जो एक होगा वो तो हमारा सिर्फ समीकरण होगा रैखिक, दो आ गए तो हमारा युग्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम अगर तुलना करें व्यापक समीकरण की, तो व्यापक समीकरण था हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहला ये था। दूसरा था a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर इनसे हम तुलना करें इसकी, तो x की जगह यहाँ पे x है, y की जगह y, और C1 की जगह क्या है -7। तो इससे तुलना करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो 2 किसके बराबर है, यहाँ पे देखो x क्या आ रहा है A1, यानी कि A1 बराबर होगा आपका 2। उसी प्रकार y के साथ क्या है यहाँ पे B1, तो यहाँ पे क्या है 3 है, और प्लस का है तो प्लस भी अंक भी जो चिन्ह है वो भी आपका साथ में आएगा, तो B1 इज इक्वल टू आएगा 3। उसी प्रकार C1 यहाँ पर है लास्ट में, तो वहां पे लास्ट में क्या है 7, और किसका है माइनस का है, तो माइनस का 7। उसी प्रकार A2 बराबर हो जाएगा 9, और B2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये क्या है इनके गुणांक है और अचर पद है, ठीक है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अगर आपको मान निकालना हो तो आप इस प्रकार से तुलना करके मान निकाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है 1 नंबर में। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 5x बराबर y और माइनस का 7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है 5x बराबर y, ये तो हमारा रैखिक समीकरण है नहीं, बिल्कुल हमारा रैखिक समीकरण है। आपको गलत फहमी हो रही है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो देखो y को हम इधर लाएंगे, इसको लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5x माइनस का y। अब अचर पद तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो प्लस का 0 देखो या माइनस का 0 देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई अंक चिन्ह नहीं होता है 0 का, प्लस का और माइनस का कुछ नहीं होता, तो हम प्लस 0 बराबर 0 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा तो आपका दिख ही रहा है माइनस का 7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ ठीक है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको हमने कुछ इस प्रकार से दर्शा दिया ना, ये और ये बात दोनों एक ही है। तो अब तुलना कीजिए यहाँ से, तो A1 का मान क्या हो जाएगा ऊपर वाले में 5 हो जाएगा, B1 का मान क्या है माइनस आ रहा है और y है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है और माइनस है, यानी कि माइनस का 1। B1 का मान C1 का मान कुछ नहीं 0 है। A2 का मान माइनस का 7 है, B2 का मान 2 है, और C2 का मान 3 है, ठीक है। तो ये हमारे दूसरा एग्जांपल है, उसके आगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। एक एग्जांपल आपके लिए होगा, तो आप उसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 को जो गुणांक है उनको आप निकालें। तीसरा एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 17 इज इक्वल टू y। तो ये आपके लिए है ना, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना है। यहाँ पे x नहीं दिख रहा, यानी कि जो x का गुणांक है वो आपका 0 है, इसलिए आपको x यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। और अचर पद आपको दिख रहा है 17 है, और y उसका है कुछ नहीं, यानी कि इसका गुणांक 1 है, और यहाँ पे तो 1 है दोनों का, और अचर पद 7 है। तो उनको थोड़ा एडजस्ट करके आपको कुछ इस प्रकार से बराबर में 0 ही होना चाहिए, उस प्रकार लिख के आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनके मान निकालने हैं। यह सवाल आपके लिए एग्जाम्पल, उसमें इनको ज्ञात कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।